नमस्कार, एक बार पुनः आप सबों का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल आईए स्टडी पे। और आज हम जिस शीर्षक पे चर्चा करने जा रहे हैं वह है यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। एक वैसी संस्था, एक वैसा ऑर्गेनाइजेशन जो मौजूदा विश्व व्यवस्था को एकाकार करने के लिए, मानवीय संवेदनाओं और अंतर्राष्ट्रीय सरोकारों को व्यवस्थित रखने के लिए जिसकी स्थापना की गई है और विगत लगभग 7 दशक से अधिक समय में यूएनओ ने अपनी स्थापना को, अपने गठन को, अपने कार्यप्रणाली के माध्यम से साकार करने का काम किया है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ, प्रायः इसे यूएन के नाम से भी संबोधित किया जाता है। प्रश्न है कि यूएनओ की स्थापना क्यों पड़ी। यह तो जग जाहिर है कि दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय सरोकारों से जुड़ने के लिए मौजूदा विश्व व्यवस्था में 1648 में पहली बार वेस्टफेलिया की संधि हुई थी। वेस्टफेलिया की संधि के उपरांत लगभग 300 साल बाद, 3 सदी बाद आखिर क्यों आवश्यकता पड़ी कि दुनिया में संयुक्त राष्ट्र संघ नाम के किसी संगठन की ढांचा का निर्माण हो। ऐसे में हमें मानव समुदाय द्वारा झेले गए, सामना किए गए 2 विश्व युद्ध की चर्चा करनी पड़ेगी। पहला विश्व युद्ध जो 1914 से लेकर 1918 तक हुआ, जबकि दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 45 तक हुआ। 28 जून 1914 को सेराजेवो हत्याकांड के उपरांत दुनिया में अघोषित संधियों का नतीजा था कि एक प्रकार से एक युद्ध की शुरुआत हुई और विश्व के सभी सुपर पावर्स उस युद्ध में एन केन प्राकारीन अपने आप को शामिल करने के लिए अभिशप्त हो गए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्ष 1918 में जब उसकी समाप्ति हुई तो विश्व और इतिहास गवा रहा है कि चाहे युद्ध हो, लड़ाई हो, हिंसा हो, आंदोलन हो, लड़े तो जाते हैं मैदान में, फील्ड में, लेकिन समझौता किया जाता है पेपर पे, टेबल पे। उसी के उपरांत वर्ष 1919 में फ्रांस की राजधानी पेरिस के उपनगर वर्साय में एक संधि संपन्न होती है, वर्साय की संधि। ज्ञात हो कि वर्साय की संधि को संपन्न हुए इस वर्ष 100 साल बीतने जा रहा है। वर्साय की संधि के बारे में माना जाता है कि यह समानुपातिक रूप से, समावेशी दृष्टिकोण से न्याय की भावना के अनुरूप नहीं था और यही कारण था कि जिन हारे हुए राष्ट्रों, विशेषकर जर्मनी के ऊपर जब यह संधि लाई गई तो वहाँ के लोगों में एक विशेष प्रकार की राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ और उन्हें लगा कि उनके साथ एक दमनकारी रूप से उन्हें परेशान किया गया है, एक पराजित राष्ट्र को और ज़्यादा उनको शोषित किया जा रहा है। ऐसे में उग्र राष्ट्रवाद के तहत हिटलर का आगमन होता है और बाकी तो इतिहास है। बहरहाल प्रथम विश्व युद्ध के बाद संपन्न वर्साय की संधि में ही माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बीज निहित थे। अब प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो ऐसे में क्या दुनिया ने एक नए मंच, एक नई स्थापना, एक नए प्रतिष्ठान की जरूरत महसूस नहीं की? जी हाँ, अवश्य की गई थी। और उसी वर्साय की संधि में यह निर्णय लिया गया था कि विश्व के देशों के बीच आपसी समन्वय एवं लोक कल्याणकारी भावना के उद्देश्य से एक संस्था का निर्माण किया जाएगा जिसका नाम होगा लीग ऑफ नेशंस।
राष्ट्र संघ। और इसी मद्देनजर वर्ष 1920 में राष्ट्र संघ का गठन होता है, राष्ट्र संघ अस्तित्व में आता है। लेकिन जैसा कि ज्ञात है, विश्व की सर्वाधिक सर्वशक्तिमान राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका के संसद की ऊपरी सदन सीनेट ने अमेरिका की सीनेट ने 2/3 बहुमत से अमेरिका को लीग ऑफ नेशंस का मेंबर बनने के लिए अनुमति प्रदान नहीं किया। अर्थात जब तक सीनेट द्वारा, और जैसा कि ज्ञात है कि अमेरिका के सीनेट में, जैसा कि अमेरिका में 50 राज्य हैं, 50 × 2 100 सदस्य होते हैं सीनेट का, दुनिया की सबसे शक्तिशाली ऊपरी सदन है। अमेरिका के ऊपरी सदन ने अमेरिका को 2/3 बहुमत से ऐसा अनुमति देने से इनकार कर दिया। तत्कालीन राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन द्वारा लाया गया प्रस्ताव स्वयं अमेरिका द्वारा ही खारिज कर दिया गया। और ज्ञात हो कि यही वुड्रो विल्सन कालांतर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो राजनीतिक विज्ञान की एक अनुषंगी संस्था का विषय है, अनुषंगी उपागम है, उसका फादर भी वुड्रो विल्सन को माना जाता है। मतलब 100 में से 66 सदस्यों ने एक तरफ वोट किया, जबकि 34 सदस्यों ने इसके खिलाफ वोट किया। एक वोट अगर और प्राप्त होता तो संभव है कि 67 वोट के मिलने के बाद अमेरिका लीग ऑफ नेशंस का सदस्य बन जाता। यह लीग ऑफ नेशंस की भी असफलता थी। वर्साय की संधि के साथ साथ लीग ऑफ नेशंस की असफलता का परिणाम था कि दुनिया को द्वितीय विश्व युद्ध से गुजरना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक लड़ा गया। व्यापक क्षति हुई। एक तरह से दुनिया का प्रत्येक हिस्सा परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से उस युद्ध की पीड़ा झेलने को अभिशप्त था। भारत भले ही उस समय ब्रिटेन का उपनिवेश था, लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में कितनी बड़ी जान माल की कीमत चुकानी पड़ी थी। बहरहाल 6 और 9 अगस्त 1945 को क्रमशः हिरोशिमा एवं नागासाकी पर अमेरिका द्वारा किए गए बमबारी के उपरांत अमेरिका द्वारा जापान के शहर पे किए गए बमबारी के उपरांत 15 अगस्त 1945 को हारे हुए राष्ट्रों द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होती है और 4 राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और तत्कालीन सोवियत गणराज्य रूस, ये चारों विजेता राष्ट्र बनकर उभरते हैं। इनके बीच एक समझौता संपन्न होता है। दरअसल समझौता द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943-44 से ही समझौते की शुरुआत हो जाती है। 1944 में अटलांटा संधि के माध्यम से सभी विजेता राष्ट्र इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि दुनिया में एक समन्वयकारी अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक मंच की आवश्यकता है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर युद्ध की घटनाओं को टाला जा सके। यहाँ प्रख्यात वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का एक कथन काफ़ी प्रचलित है, जब उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं पता कि 2 विश्व युद्ध के बाद तीसरा विश्व युद्ध कब और कैसे लड़ा जाएगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चौथा विश्व युद्ध जो लड़ा जाएगा वो लकड़ियों और पत्थर से लड़ा जाएगा। अर्थात तीसरे विश्व युद्ध में ही तमाम दुनिया की सभ्यताओं का अंत हो सकता है और दुनिया मजबूर होकर लकड़ी और पत्थर के ज़माने में चली जाएगी, पाषाण काल में चली जाएगी। ऐसे में इस दुर्दांत स्थिति से निपटने के लिए तमाम दुनिया ने
एक संस्था का निर्माण किया और उसी की परिणति स्वरूप 24 अक्टूबर 1945 को 1945 अक्टूबर 25 को अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के प्रांत के उपनगर लैक्स सक्सेस में संयुक्त राष्ट्र संघ की नींव पड़ी। पोलैंड सहित कुल 51 देश यूएनओ के संस्थापक सदस्य थे। भारत भी अपनी आज़ादी से पूर्व ही संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्यों में से एक रहा। यूएनओ की स्थापना में जिन प्रमुख राष्ट्राध्यक्षों का योगदान रहा है उनमें अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रहे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और उनकी देहावसान के बाद राष्ट्रपति बन रहे हेनरी ट्रूमैन, ब्रिटेन के विंस्टन चर्चिल और रूस के जोसेफ स्टालिन की बहुत बड़ी भूमिका थी। यूएनओ का ढांचा, स्ट्रक्चर क्या है? यूएनओ के अंतर्गत 6 अवयव बनाए गए हैं। उनमें से सबसे बड़ा एजेंसी जो है उसका नाम है यूएनजीए। आप लोग संभव हो तो नोट भी कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसे महासभा के नाम से प्रायः जाना जाता है। वे सभी सदस्य जो यूनाइटेड नेशंस के अंग होते हैं, सदस्य राष्ट्र होते हैं, वे सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा के ही सदस्य होते हैं। वर्तमान में यूएनओ के कुल सदस्यों की संख्या 193 है। 193 राष्ट्र यूएनओ के सदस्य हैं, जबकि 2 राष्ट्र को पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा प्राप्त है। इनमें से पहला है हॉली सिटी के नाम से विख्यात वेटिकन सिटी। याद होगा कि इटली की राजधानी रोम में स्थित एक चर्च को ही वेटिकन सिटी नाम के एक देश की मान्यता प्रदान कर दी गई है। इसके पीछे मंतव्य यह है कि क्रिश्चियन धर्म का सबसे बड़ा जो गुरु होता है, सबसे बड़ा जो सम्मानित व्यक्ति होता है, वह पोप होता है और पोप का निवास चूंकि इस चर्च में होता है, इसीलिए पोप की सत्ता को किसी भी राष्ट्राध्यक्ष से के बराबर दर्जा देने के लिए वेटिकन सिटी को एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा प्रदान किया गया है। उस चर्च में कुल 1000 पादरी रहते हैं, जबकि उसका क्षेत्रफल 0.4 किलोमीटर स्क्वायर है। इस प्रकार, और यही कारण है कि दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्षों के लिए जिस प्रकार हेड ऑफ नेशंस या हेड ऑफ गवर्नमेंट का यूज किया जाता है, उसी प्रकार वेटिकन सिटी के में स्थित पोप के लिए भी हिज एक्सेलेंसी का प्रयोग किया जाता है। तो 193 सदस्य राष्ट्रों के अलावा वेटिकन, जिसको हॉली सिटी बोलते हैं, उसे पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा प्रदान किया गया है। जबकि फिलिस्तीन और इजराइल का जो विवाद है वह दुनिया में जगजाहिर है। तो फिलिस्तीन को भी संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा प्राप्त है। आमतौर पर देखा जाता है कि जो क्षेत्रीय संगठन होते हैं, सार्क, आसियान, उनके अंतर्गत कुछ राष्ट्रों को पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा प्रदान किया जाता है, लेकिन यूएनओ के अंतर्गत भी 2 राष्ट्रों को यह दर्जा प्रदान किया गया है। प्रत्येक वर्ष के सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार को प्रत्येक वर्ष के सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार को
यूएनओ के मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र महासभा की सालाना बैठक शुरू होती है और हर वर्ष इसका एक नया अध्यक्ष होता है। अपनी स्थापना काल से लेकर वर्तमान तक अभी तक यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की 73 बैठकें हो चुकी हैं और इस 73वीं बैठक और प्रत्येक बैठक के लिए प्रत्येक वर्ष एक नए अध्यक्ष का चयन किया जाता है और वर्तमान में इस यूएनजीए के जो अध्यक्षा हैं वह हैं इक्वाडोर की डिप्लोमेट पॉलिटिशियन मारिया नोट कर सकते हैं, मारिया फर्नांडो स्पिनोसा ग्रेसेस। मारिया फर्नांडो स्पिनोसा ग्रेसेस जो इक्वाडोर की राजनयिक रही हैं, इक्वाडोर के तरफ से यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के पद पे कार्यरत रही हैं, वह 73वीं बैठक की अध्यक्ष हैं। यहाँ एक चीज और ऐड करना आवश्यक है। भारत की श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित ने वर्ष 1954 में पहली महिला के हैसियत से यूएनजीए की अध्यक्षता की थी। आज तक के इतिहास में वह पहली महिला जिसने यूएनजीए की अध्यक्षता की थी वर्ष 1954 में 9वें सम्मेलन की, वह भारत की रहने वाली विजया लक्ष्मी पंडित थे। यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि जो देश यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत महासभा के सदस्य बनते हैं वे स्वतः ही विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और वर्ल्ड बैंक के सदस्य बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं या भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, उसी प्रकार यूएनजीओ का प्रत्येक सदस्य राष्ट्र वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य होता है। उसकी चर्चा तब करेंगे जब हम लोग ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था पे आएंगे, अगले क्लास में करेंगे। तो मैं जिक्र कर रहा था, इसके अंतर्गत 6 संस्थाएं हैं, 6 अंग है यूएनओ के। पहला यूएनजीए, दूसरा यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरी संस्था जो है वह है यूनाइटेड नेशन सचिवालय सेक्रेटेरिएट, चौथी संस्था जो है वह है इकोसॉक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, पांचवी संस्था का नाम है ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और छठी संस्था जो है वह है ट्रस्टीशिप काउंसिल। बहरहाल अब हम चर्चा कर रहे हैं यूएनएससी पे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिससे सामान्य भाषा में दैनंदिनी की भाषा में सुरक्षा परिषद कहा जाता है। सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह कहा जा सकता है कि वह उसका सबसे बड़ा डिसीजन मेकिंग बॉडी है। स्थापना काल से 5 राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, जिन्हें P5 के नाम से जाना जाता है, परमानेंट 5 के नाम से जाना जाता है, जबकि 10 राष्ट्र जो हैं वह 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए नामित किए जाते हैं। अपनी कार्य अवधि समाप्त होने के बाद वह पुनः अपने मौलिक रूप में आ जाते हैं। किसी भी देश के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि वे एक बार अगर अस्थायी सदस्य हो गए तो दूसरी बार नहीं बनेंगे। वर्तमान चीन पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना को 25 अक्टूबर 1971 को यूएनएससी का सदस्य बनाया गया था।
उससे पहले जैसा कि ज्ञात हो कि चाइना में 29-30 सितंबर 1949 को हुए एक व्यापक क्रांति के तहत माओ जेतुंग के नेतृत्व में एक आंदोलन हुई, एक क्रांति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप तत्कालीन राष्ट्रवादी चीन, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर sun यat-sen थे, उनकी सरकार को फार्मोसा द्वीप, वर्तमान में जिसे चीनी ताइपे कहते हैं, ताइवान कहते हैं, वहां तक सीमित कर दिया गया था। और ऐसे में चाइना की मुख्य भूमि पे माओ का कब्जा हो गया, माओ के नेतृत्व में शासन प्रणाली की स्थापना हो गई और यूनाइटेड नेशंस द्वारा 25 अक्टूबर 1971 से पहले तक उसी चीनी ताइपे को, राष्ट्रवादी चीन को यूएनएससी का दर्जा प्राप्त था। बाद में वर्ष 1971 में पिंग पोंग डिप्लोमेसी के उपरांत अमेरिका और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित हुए और उसके बाद वर्तमान की चाइना को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य प्रदान किया गया। यह बार बार मांग चलती है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार होनी चाहिए, सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अपनी स्थापना काल से लेकर आज तक के 70 वर्षों के इतिहास में विश्व के सामाजिक, आर्थिकी, रणनीतिक स्थिति में, भौगोलिक स्थिति में व्यापक परिवर्तन आ चुका है। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की जरूरत आ पड़ी है। ऐसे में भारत सहित 4 देशों ने, भारत, जापान, जर्मनी, संभवतः ब्राजील, इन 4 देशों ने मिलकर एक G4 का निर्माण किया है, ग्रुप ऑफ 4 नेशंस का निर्माण किया है, जिनका प्राथमिक उद्देश्य है कि सुरक्षा परिषद के तहत भारत को स्थायी सदस्य का दर्जा प्रदान किया जाए। बातचीत चल रही है, भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन कहते हैं कि दुनिया में जब जिस विचारधारा के लागू होने का समय आता है तो उससे दुनिया में कोई ताकत नहीं लागू होने से नहीं रोक सकती है। यही नहीं, भारत को G4 को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान, अर्जेंटीना जैसे देशों द्वारा एक कॉफ़ी क्लब, कुछ देशों की द्वारा एक संस्था बनाई गई है जिसे कॉफ़ी क्लब नाम दिया गया है। और इन कॉफ़ी क्लब का उद्देश्य है कि G4 की जो मांग है उसे नहीं माना जाए, अर्थात भारत, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य बनने के लिए ऐसे लोग काउंटर मैग्नेट फोर्स के रूप में काम कर रहे हैं। यहाँ एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि यूएनओ के अंतर्गत यूएनएससी में जो 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी, वे उन सभी 15 सदस्य राष्ट्रों में क्रमिक रूप से एक महीने के लिए अध्यक्षता दी जाती है। अर्थात प्रत्येक सदस्य राष्ट्र जो यूएनएससी का सदस्य होता है उन्हें एक महीने के कार्यकाल तक संबंधित संस्था की अध्यक्षता करने का अधिकार है। वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस, जो पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, वह महासचिव हैं। यूएनओ के महासचिव जो हैं वह पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति एंटोनियो गुटेरस हैं। अब प्रश्न है कि महासचिव हमने जिक्र किया, यूएनजीए, संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूएनएससी, और तीसरी सबसे बड़ी संस्था जो है, महत्वपूर्ण संस्था जो है, वह है सचिवालय। नाम से ही स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के सारे कार्यकलाप, सारे प्रोग्राम, सारे ऑर्गेनाइजेशन, सारी व्यवस्था सचिवालय के माध्यम से ही संपन्न किया जाता है। यह सचिवालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है और यह एक स्थायी बॉडी है, अस्थायी एजेंसी के रूप में काम करती है। और महासचिव एंटोनियो गुटेरस जो हैं वह इसका चीफ होता है, उन्हीं के मार्गदर्शन में सारे कार्यक्रम संपन्न होते हैं। भारत के लिए
इत्तेफाक की बात यह है कि भारत के राजनयिक शशि थरूर संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत दूसरे सबसे शीर्ष पद पे डिप्टी जनरल सेक्रेटरी के पद पे कार्य कर चुके हैं। भारत के शशि थरूर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे सबसे बड़े पद पे कार्य कर चुके हैं। बाद में जब महासचिव की बारी आई थी तो दक्षिण कोरिया के तत्कालीन राजनयिक बांग की मून से वे पिछड़ गए थे। भारत शशि थरूर के समर्थन में भरपूर तरीके से प्रयास करने के बावजूद भी महासचिव का पद हासिल करने में असफल रहा था। संयुक्त राष्ट्र की चौथी सबसे महत्वपूर्ण संस्था जो है वह है इकोसॉक। अत्यंत महत्वपूर्ण संस्थान है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सामाजिक आर्थिक परिषद, सामाजिक आर्थिक परिषद। इस अंग का सबसे महत्वपूर्ण काम है कि अपने अंतर्गत आने वाले सभी 195 राष्ट्रों के लिए सामाजिक आर्थिक रूप से उन्नति के लिए प्रयास करना, व्यवस्था करना। इसके अंतर्गत 54 राष्ट्र हैं। इनमें से प्रत्येक 3 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य का तबादला हो जाता है, 1/3 नए सदस्य आ जाते हैं। और देखा गया है कि सामाजिक आर्थिक परिषद ने विशेषकर विकासशील देशों या फिर जिसे हम अगर अल्फ्रेड सॉबिक की भाषा में कहें तो तीसरे विश्व के लोगों के लिए के विकास के लिए ढांचा के निर्माण करने के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामाजिक आर्थिक परिषद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य किया है। वर्ष 2000 में जब दुनिया नई शताब्दी की दहलीज पे खड़ी थी तो ऐसे में यूनाइटेड नेशंस द्वारा तय किया गया कि वे MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य लाएंगे और इसके अंतर्गत 15 वर्षों में 2000 से लेकर 2015 के अंतर्गत विश्व की आबादी के लिए तमाम मौलिक आवश्यकता की पूर्ति करने को अंतिम रूप देने का प्रयास किया जाएगा। काफ़ी हद तक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एक नए विश्व के निर्माण में सफल भी रहा, लेकिन साधन, संसाधन और आवश्यकता के बीच में एक आवश्यक कड़ी के अभाव में यह माना गया कि MDG को एक अगले स्तर पे पहुंचाने की जरूरत है। और उसी आलोक में वर्ष 2015 में SDG सस्टेनेबल विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अवधारणा सामने आई। इसके अंतर्गत कुल 17 शीर्षकों के अंतर्गत महत्वपूर्ण हैं 169 उपागमों को शामिल किया गया और माना गया कि 2030 तक इस स्थिति से पार पा लिया जाएगा और दुनिया में जो निरपेक्ष गरीबी है उसके अंतराल को खत्म करने का काम किया जाएगा। सापेक्ष गरीबी का समाधान संभव नहीं है। बहरहाल यूएनओ का 5वां अंग है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका मुख्यालय नीदरलैंड के शहर द हेग में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। और एक चीज यहां ध्यान देने योग्य यह है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उन्हीं मुद्दों को ले जाया जा सकता है जिन मुद्दों पर दोनों पक्षकार इस बात के लिए अंतिम रूप से सहमत हो कि वे इस न्यायालय के फैसले को मानने के प्रति प्रतिबद्ध होंगे। इसी कड़ी में कुलभूषण जाधव का जो वर्तमान में मसला है, भारत के एक व्यक्ति जिसे पाकिस्तान ने दशकों से अपने पास रखे हुआ है,
ऐसे में भारत और पाकिस्तान दोनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इस मसला को ले जाया गया है। उनकी फैसला आने का इंतजार है। भारत की तरफ से अभी तक कुल 4 न्यायमूर्ति अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायमूर्ति के पद पे रहे हैं। पहले व्यक्ति सर बी.एन. राव 1950 के दशक में। दूसरे डॉक्टर नगेंद्र सिंह, राजस्थान के डूंगरपुर के रहने वाले थे और आप अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश के पद पे अपनी सेवा दे चुके हैं। तीसरे न्यायाधीश आर.एस. पाठक, जस्टिस रघुनंदन सहाय पाठक रहे हैं। और चौथे जो वर्तमान में हैं, जस्टिस दलबीर भंडारी। आप पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पे रहे थे और पिछले वर्ष संपन्न चुनाव में आपने पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि इंग्लैंड के प्रतिनिधि एंड्रू हेवुड को हार का मुंह देखना पड़ा और भारत के जस्टिस दलबीर भंडारी दूसरे कार्यकाल के लिए नामित किए गए हैं। आईसीजे के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण संस्था के बारे में जिक्र किया जाना आवश्यक प्रतीत हो रहा है। आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय। दोनों में अंतर है। ऊपर वाला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जबकि नीचे वाला अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय है। इसकी स्थापना वर्ष 2003 में रोम की संधि के तहत किया गया था और इसके पीछे लक्ष्य यह है कि दुनिया के जिस किसी भी देश में मानव अधिकारों का घोर लंघन हुआ हो, उस मसले पर रोम इंस्टीट्यूट द्वारा कार्रवाई की जाएगी। और इसके अंतर्गत वह पहला मसला जिस पे कार्रवाई की गई वह था 1994 में अफ्रीकन राष्ट्र रवांडा में 2 समुदायों के बीच हुतू और तुत्सी के बीच बड़े पैमाने पे नरसंहार हुआ था। राज्य प्रायोजित नरसंहार हुआ था। 10 लाख से अधिक लोगों को जान माल की क्षति हुई थी और ऐसे में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा वहाँ के अपराध करने वालों को सजा देने का काम किया गया था। या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आईसीसी वही काम कर रहा है जो काम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के शहर न्यूरेमबर्ग ट्रायल द्वारा जो कार्रवाई जर्मनी के उन लोगों पे किया गया था जिन्होंने निरपराध लोगों को, यहूदी लोगों को मारने के लिए तरह तरह के गैस चैम्बर्स एवं एग्जीक्यूशंस के द्वारा जो किया गया था, अर्थात मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए वर्ष 2003 में रोम इंस्टीट्यूट के तहत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना की गई थी। यूएनओ का छठा और सबसे अंतिम अंग जो है वह है ट्रस्टीशिप काउंसिल, न्यास परिषद की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद देखा गया कि दुनिया में लगभग 43-44 ऐसे देश हैं जो तत्कालीन समय में अपने स्वायत्तता, अपनी संप्रभुता की रक्षा करने में सफल नहीं हो सकते थे। उन्हें किसी न किसी अभिभावक की आवश्यकता थी और ऐसे में यह तय किया गया कि विश्व युद्ध के 4 प्रमुख विजेता अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन इन 44 राष्ट्रों के लिए अभिभावक की भूमिका निभाएंगे। समय देश काल के साथ
ये देश किसी के उपनिवेश नहीं थे, लेकिन अपनी स्वतंत्रता संप्रभुता की रक्षा करने में सामर्थ्य नहीं थे। उसी आलोक में इन्हें न्यास परिषद के तहत रखा गया। लेकिन विदित हो कि वर्तमान में दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो न्यास परिषद का सदस्य है, अर्थात वे सभी देश, सभी अल्प विकसित देश, लिस्ट डेवलप्ड कंट्री जो थे, वे अब पूर्णतः अपने नए अस्तित्व में आ चुके हैं। और 1 नवंबर 1994 को पलाऊ नामक देश के स्वतंत्र अस्तित्व में आने के बाद न्यास परिषद अपना अस्तित्व लगभग खो चुका है। अर्थात पलाऊ वह अंतिम देश था जो 1 नवंबर 1994 को ट्रस्टीशिप काउंसिल से मुक्त होकर एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में सामने आ चुका है। अब ऐसे में समय समय पर यह मांग चलती है कि मैं यहाँ पे एक अन्य तथ्य शामिल करना चाहूँगा कि यूएनओ के अंतर्गत भले ही 193 प्लस 2 राष्ट्र हैं, सदस्य हैं, 2 राष्ट्र हैं, जबकि दुनिया में राष्ट्रों की कुल संख्या 210 है। लगभग 2 दर्जन के आसपास ऐसे राष्ट्र हैं जो संयुक्त राष्ट्र महासंघ के अंतर्गत मातहत नहीं आते हैं, उसके सदस्य नहीं आते हैं। लेकिन जब कभी भी कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल जैसे कि ओलंपिक गेम्स होते हैं, तो ऐसे में इन सारे राष्ट्रों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, क्योंकि खेल को खेल भावना के अंतर्गत रखते हुए उन्हें राष्ट्र, राज्य या किसी भी यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। तो ऐसे में बारंबार मांग चलती है कि यूनाइटेड नेशंस की अभी तक के 7 दशक की यात्रा सार्थक सारगर्भित रही है, लेकिन उसमें अभी भी व्यापक सुधार की जरूरत है। ऐसे में भारत सहित तमाम देशों ने संयुक्त राष्ट्र की तमाम गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का काम किया है। उसी आलोक में यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स, यूएन पीस कीपिंग फोर्स, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना दल की, जिन्हें ब्लू हेलमेट के नाम से जाना जाता है, ब्लू हेलमेट के नाम से जाना जाता है। ज्ञात हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की अपनी कोई सेना नहीं है, और ऐसे में आपदा की स्थिति में, कोरिया के संकट के समय स्थिति में, वियतनाम संकट की स्थिति में, कांगो संकट की स्थिति में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इन देशों में अपने बैनर तले दुनिया भर के विश्व के देशों से पुलिस इकट्ठा करके आपदाग्रस्त क्षेत्रों में भेजा जाता है, और इसमें भारत की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है। भारत अभी तक सबसे अधिक बार संयुक्त राष्ट्र शांति दल में अपनी सेना भेजने के लिए जाना जाता है। अब प्रश्न है कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के पास फंडिंग कहाँ से आता है, उनकी राष्ट्र में कोष कहाँ से आता है। तो आनुपातिक रूप से विकसित देशों एवं विकासशील देशों के मध्य उनके जीडीपी के अनुपात में, उनके सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में राशि का आवंटन उनके द्वारा प्राप्त किया जाता है। वर्तमान स्थिति में, वर्तमान दौर में, मौजूदा समय में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा सर्वाधिक राशि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को उसके कार्य संचालन के लिए प्रदान किया जाता है। ऐसे में अंतिम रूप से कहा जा सकता है कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ की काबिलियत एवं उस पर लोगों का विश्वास, भरोसा का ही परिणाम है कि 2 दशकों के अंतर्गत दुनिया ने 2 विश्व युद्ध देखा था, लेकिन विगत 70 वर्षों में, 72 वर्षों में दुनिया में छूट फूट घटनाओं के अलावा व्यापक हिंसा नहीं हुई है, जो कि अत्यधिक ही प्रशंसनीय है। भारत के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया
भारत के प्रख्यात राजनेता रहे हैं, चिंतक रहे हैं, समाजवादी रहे हैं, उनका दर्शन था कि हम चौखंबा राज्य बनाना चाहिए। हमें एक ऐसा राज्य चाहिए जो 4 खंभों पे आधारित हो। सिर्फ पीएम, सीएम और डीएम का जो हायरार्की है, का जो पद सोपान है, उससे संचालित व्यवस्था अंतिम आदमी का भला करने में सक्षम नहीं हो पाएगी। और लोहिया ने उस चौखंबे राज्य के बाद जिस विश्व संस्था की कल्पना की थी, उसका नाम उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट दिया था, विश्व सरकार नाम दिया था, विश्व संसद नाम दिया था। तो आज भले ही हम विश्व संसद तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति सदस्य राष्ट्रों का विश्वास, संकल्प और उसके प्रत्येक वर्ष संपन्न होने वाले बैठक में व्यापक हिस्सेदारी इस बात का प्रमाण है कि दुनिया में यूनाइटेड नेशंस अपने स्थापना काल में अत्यंत ही सफल रहा है। सफल ही नहीं रहा है, बल्कि वह दुनिया के देशों में एक विश्वास का नाम है, एक ट्रस्ट का नाम है। भारत द्वारा भी संयुक्त राष्ट्र के कार्य संचालन में एक जिम्मेदार, मजबूत, सशक्त राष्ट्र के रूप में अपनी भूमिका का सम्यक निर्वहन किया गया है। अगले क्लास में हम किसी अन्य टॉपिक पे, संभव है कि ब्रिटन वुड्स ट्रिनिटी, जिसके अंतर्गत वर्ल्ड बैंक, जिसे IBRD कहते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और गैट, तत्कालीन गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जो कि वर्तमान में WTO के नाम से जाना जाता है, उस पर चर्चा करेंगे। जबकि एक नई विश्व व्यवस्था के लिए मानव अधिकारों की जो बात कही गई थी, उस पर भी चर्चा करेंगे। UDHR शीर्षक के अंतर्गत, UDHR के तहत, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में अगले शीर्षक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।